अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कातरा कीट से फसलों को बचाने के उपाय। आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने राज्य में इस समय खरीफ की फसलें किसानों के खेतों में लहलहा रही है, लेकिन बारिश के साथ ही इन फसलों पर कातरा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसानों द्वारा समय पर इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसलों में भारी नुकसान कर सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कातरा कीट का समय रहते नियंत्रण करें। परंतु कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC यादव। यह कीट बहुभक्षी कीट है जो लगभग सभी फसलों का आता है। उसके अलावा ये खरीफ में सबसे ज्यादा चौला, मूंग, गंवार और अगर ये नहीं मिले तो दूसरी फसलों को भी खा लेता है। इसका खाने का तरीका है, ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं और आर्मी की तरह चलते हैं, बैंड में चलते हैं जैसे आर्मी चल रही हो, और पीछे ऐसे लगता है जैसे खेत को कोई जानवर चर गया हो। तो ये खतरनाक कीट है। खरीफ फसलों पर कातरा का साया, बारिश के साथ ही होता है अधिक प्रकोप, फसलों को चट कर जाता है कातरा कीट, किसानों की करी कराई मेहनत पर फेर देता है पानी, समय पर नियंत्रण न करने पर किसान हो जाते हैं बर्बाद। किसान भाइयों, बारिश के साथ ही खरीफ फसलों पर कातरा का हमला बढ़ गया है। कई जगहों पर कातरा कीट फसलों को चट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कीट फसल की पत्तियों को खाकर छलनी कर रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं और किसानों को समझ नहीं आ पाता कि अब वे करें तो करें क्या। इसीलिए सबसे पहले आपको इस कीट को पहचानना जरूरी है। जब आपको खेत के मेड़ के आसपास जो खरपतवार उगे हुए हैं उस पे पीले कलर के अंडे दिखे, हल्के पीले कलर के, तो समझ जाना चाहिए कातरा के अंडे, और वो पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। अब इन अंडों से लठ निकलेगी बाहर और लठ के ऊपर रोए होंगे, बाल होंगे, बालदार होंगे, हेरी कैटरपिलर्स जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही निकलेगी, पहले इसका पिंक कलर होगा जब जैसे बड़ी होगी, और लठ काफी बड़ी होने के बाद में इसका हल्का पिंक कलर हो जाता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहां बारिश ज्यादा होती है तो ये लठ का प्रकोप कम होता है, और जहां बारिश में अंतराल आ जाता है बीच में तो इस लठ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश से इसके रोए झड़ जाते हैं और रोए झड़ने के बाद में ये लठ कमजोर हो जाती है और मर जाती है।
तो बारिश का इसके कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। और जहां बारिश में अंतराल आ गया कि 1 हफ्ते का या 15 दिन का 20 दिन का अटैक के बाद में, तो ये खतरनाक साबित होता है। किसान भाइयों, कातरा कीट फसल को चौपट कर देता है, जिसको लेकर किसान चिंतित है और किसानों का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनकी कड़ी कराई मेहनत पर ये कीट पानी फेर जाता है। तो इस कीट की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, गहरी जुताई सबसे लाभदायक रहती है। इसमें इन कीटों के कोये छिपे रहते हैं और वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और उनको पक्षी खा जाते हैं, जिससे इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खेत की आसपास, मेड़ों के आसपास सभी खरपतवारों को ध्यान से हटाएं। इसके साथ ही फिर भी इस कीट की संभावना ज्यादा बना रहती है, तो आप जैसे ही किसान भाई बुआई करते हैं उसके खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में लगाने के लिए चंवला की चारों तरफ बॉर्डर लगा दो मूंग के, तो वो सारा जो कीट है वो चंवला पे आ जाएगा और मूंग बच जाएगा अपना। मानसून की पहली बरसात होते ही प्रकाश पाश लगाएं। 5 प्रकाश पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाएं, जिससे ये कीट आसानी से नियंत्रण हो सके। और अगर प्रकाश पाश की व्यवस्था नहीं है किसान के पास, तो वो अलग अलग जगह आग भी जला सकता है, जिसको बॉनफायर बोलते हैं। उस बॉनफायर से आराम से वो उस आग के पास आ जाएंगे और उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इन कीटों का फेरोमोन जो ज्यादातर मादाएं छोड़ती हैं और जो नर इकट्ठे हो जाते हैं, और उन नर को इकट्ठा करके अपन नष्ट कर सकते हैं। फिर अगर ज्यादा समस्या बनी रहती है तो इसका रासायनिक उपचार भी है। रासायनिक उपचार के लिए आप प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे तो कातरा से निजात मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Just 26 day. इकबाल सक्का इस बैग की नीलामी कराना चाहते हैं और इससे मिलने वाली राशि को वो बाढ़ राहत कोष में देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार के मार्फत इस हैंडबैग की नीलामी का निवेदन किया है। 24 कैरेट सोने से बने हैंडबैग को बनाने में इकबाल को 3 दिन लगे। इस दौरान इकबाल की एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। ऐसे में उन्होंने दूसरी आंख के सहारे इस कार्य को पूरा किया। बारा शहर और आसपास के क्षेत्र में बीते कई दिनों से बारिश न होने के चलते शहरवासी परेशान हैं। बारिश न होने से शहर में उमस और गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। मौसम की Viewers, India's largest और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में आम के बागों में लगभग फलों की तुड़ाई हो चुकी है और फल तुड़ाई के बाद फल बागों में कुछ कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिससे आने वाले समय में बागों से अच्छा फलन प्राप्त किया जा सके। तो बागवान भाई इस समय आम के बागों में कौन कौन से कार्यों को करें, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर संचिता घोष। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आम टूटने के उपरांत हम लोग को क्या क्या सावधानी अवलंबन करना है और क्या क्या करना है ताकि अगले साल अच्छा पैदावार हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आम तुड़ाई होने के बाद हम लोग को जो आम का जो टहनी है, जो बीमारी युक्त टहनी है या फिर जो टहनी है कि दो आपस में पौधा के साथ सट रहा है, तो ऐसा टहनी को हम लोग को क्या करना है, कट कर देना है। मतलब मैं बताना चाहूँगी
बताऊंगी कटाई छटाई के बारे में। तो सबसे पहले कटाई छटाई बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो आपके बगीचा के नीचे तक पहुंचे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ब्लू कॉपर, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से आता है, तो वो उसका हम लेप एक जो है लगा देंगे जहाँ पे कटी हुई पोर्शन है उसमें। और उसका हम पेड़ में स्प्रे भी कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से। उसमें क्या होता है, जो भी फंगल इन्फेक्शन रहता है, फफूंद से जनित जो भी बीमारी रहता है, तो वो कम हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कटाई छटाई के बाद जो है खेत को बहुत अच्छे से जोतना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारा जो कीड़ा का अंडा रहता है वो खेत में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हम स्प्रे तो ज़रूर कर देते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद वो अंडा से फिर बच्चा निकल के फिर पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए तुड़ाई के बाद खेत को उत्तर दक्षिण की ओर से एक बार पूर्व पश्चिम की ओर से अच्छा से जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको फिर से अगले साल अच्छा पैदावार हम ले सके, इसलिए उसमें पोषक तत्व डालना भी बहुत ही ज़रूरी है। उर्वरक या खाद का प्रयोग पेड़ के चारों तरफ एक थाला बनाकर करना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए ऐसा थाला प्रमुख तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर पेड़ के घेरे के दायरे में बनाना चाहिए। मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए। खाद मिलाने के बाद सिंचाई करें, जिसमें गोबर की खाद 10 किलोग्राम, अंडे की खली 5 किलोग्राम, यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 ग्राम का प्रयोग करें। कृषि विभाग से संपर्क करके प्रति वर्ष के हिसाब से उर्वरकों की मात्रा में बढ़ोतरी करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पौधा का जहाँ पे कैनोपी खत्म होता है, मतलब छाया जहाँ तक आता है, उस दूरी पे हम लोग एक रिंग बेसन बनाते हैं। किसान भाई जो भूल करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो खाद वगैरह जो डालते हैं वो पेड़ के बस पास ही डाल देते हैं। तो ये गलती कभी ना करे, हमेशा छाया जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे गोलाकार बेसिन बना लीजिए और उसी नाली में जो है खाद खली जो भी आपको डालना है, सिंचाई करना है, उसी में किसान भाई करें। तो ये अपनाना बहुत ही आवश्यक है। उसमें हम आप क्या कर सकते हैं कि पौधा का उम्र के अनुसार आप डाल सकते हैं खाद खली। तो उसमें क्या है, सड़े हुई गोबर की खाद हो या फिर केचुआ की खाद हो, 10 से 15 किलो प्रति पौधा आप डाल सकते हैं। साथ मिट्टी में बहुत सारा कीट रहता है जो भी ऊपर चढ़ के पत्ता काट देता है, तो उसके लिए हम 4-8 ग्रैन्युल्स यूज़ करते हैं ताकि वो ना करे। उसके बाद क्या करते हैं कि आप उसमें पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन जो है 100 ग्राम, पोटाश जो है 50 ग्राम, फॉस्फोरस जो है 50 ग्राम आप दे सकते हैं प्रति पौधा। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगी कि आम में ये जो मीलीबग जो बोलते हैं, दूधिया शायद बोलते हैं इसको, तो उसमें क्या है, उसका नुकसान वो करता है स्पेशली जनवरी से लेकर के देखा जाता है कि मार्च के समय में। तो उसका क्या है, अंडा जो है वो ज़मीन में रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग नवंबर दिसंबर के टाइम में जो है पॉलीथीन गॉज 200 से 300 गॉज का पॉलीथीन शीट ले लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़मीन के नीचे से ऊपर तक उसको लपेट दे सकते हैं और ग्रीस से ऊपर और नीचे भाग टाइट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो कीड़ा है वो नीचे से ऊपर चढ़ नहीं पाता है, और अगर चढ़ भी जाएगा तो बाद में उसको हम स्प्रे के द्वारा कम कर सकते हैं। और कीड़ा का अंडा जो है वो ख़त्म करने के लिए खेत को जोतना बहुत ही आवश्यकता है। तो और साथ ही साथ सिंचाई भी आवश्यक है, बरसात के बाद एक सिंचाई। तो मैं ये आग्रह करूँगी कि किसान भाई खाद देने के बाद उसमें सिंचाई का प्रबंधन जरूर करें ताकि अगले साल वो अच्छा पैदावार ले सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो खबर जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चुनाव की तैयारी कौन कितना भारी, सवाल आज
यही है राजस्थान की और इसी वो बात जिस पर बिना सवाल किए नहीं रह सकते। वादे आप कर देते हैं, निभाते आप है नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति आप करते हैं। उन पर होगी प्राइम डिबेट सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 पर। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देवताओं को मनाने के लिए रविवार को शहरवासियों ने घास भैरू की सवारी निकाली। बारा शहर के श्रीजी चौक स्थित घास भैरू को पूजा अर्चना के बाद सिंगाड़े पर विराजमान किया गया, जहां से हजारों की सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भैरव जी की जयघोष के साथ घास भैरू की यात्रा शुरू की। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लड़की से बने सिंगाड़े पर विराजमान घास भैरू को रस्सों से खींचा। शहरवासियों के मुताबिक अच्छी बारिश और किसानों की अच्छी फसल के लिए निकाली गई। करीब 10 किलोमीटर ये लंबी सवारी श्रीजी चेक से शुरू होकर शिवाजी नगर स्थित लालबाई चौक पहुंची, जहां पर भैरव जी और माता जी का मिलन हुआ। इस अनोखी सवारी में हजारों की संख्या में लोग जगह जगह शामिल रहे। जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है, लोग भैरू को नारियल, अगरबत्ती और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अलवर जिले से 20 किलोमीटर दूर झैलावास गांव में उमरैंड पंचायत समिति सदस्य रतिराम गुर्जर ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने खर्चे पर ही गांव में 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया है, जिसकी लागत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्य को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं गांवों के लोग रतिराम का आभार जता रहे हैं। रतिराम ने बताया कि करीब 50 साल से गांव का आम रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और उस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन है। पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मुर्गियां कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है और इस मौसम में हम मुर्गियों में किस प्रकार से प्रबंधन करें, किस प्रकार से वर्षा ऋतु में मुर्गियों का बेहतर प्रबंधन करें ताकि हमको अच्छी आर्थिक आमदनी प्राप्त होती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मुर्गियों में 3 प्रकार के मुर्गी पालन की विद्याएं आजकल जो प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉयलर मुर्गी पालन है, जो मांस वाली मुर्गियों का उत्पादन है, उसको अपन ब्रॉयलर मुर्गी पालन कहते हैं। और दूसरी बात होता है अंडे वाली मुर्गी का उत्पादन या लेयर मुर्गी पालन कर रहे हैं। तीसरा होता है देसी मुर्गी का पालन। देखिए, एक सामान्य अगर प्रबंधन की बात करें तो बरसात के मौसम में सबसे प्रमुख जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि हमारे जो मुर्गी फार्म है या मुर्गी के दड़वे हैं उनमें पानी की बौछार चली जाती है और उस पानी की बौछार चली जाने के कारण जो लिटर मटेरियल है या जो उनका बेडिंग मटेरियल है वो भीग जाता है। आप लोग जानते हैं कि लिटर जो मटेरियल रहता है उसमें मुर्गी की बीट और यूरिन ऑलरेडी जाती रहती है, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी रहती है कि वो लगभग सूखी जैसी स्थिति में रहता है। लेकिन जब कभी पानी के पीने के जो बर्तन है उससे पानी फैल जाता है या बरसात का पानी चला जाता है तो उसमें लिटर में मॉइस्चर बढ़ जाता है। उस मॉइस्चर की वजह से मुर्गियों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बरसात के मौसम में मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके लिए आप आवास प्रबंधन करते समय ये ध्यान रखें कि बरसात का पानी मुर्गीशाला में न आने पाए। लीटर गीला होने पर बदल दें, साथ ही चूना का छिड़काव करते रहें। बरसात के मौसम में बिछावन की मोटाई कम से कम 1.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके साथ ही शेड में लाइट की उचित व्यवस्था करें।
बरसात के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित और फफूंदी रहित हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जनरली मुर्गी में अपन ये देखते हैं कि ज़्यादातर किसान जो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं वो बाज़ार से ख़रीदा हुआ दाना खिलाते हैं। तो वो बाज़ार से ख़रीदा हुआ दाना लगभग 1 या 2 साइकिल के लिए रखते हैं। अगर अपन ब्रॉयलर का साइकिल देखें तो लगभग 45 दिन का साइकिल रहता है और उस 45 दिन के लिए किसान भाई पूरा दाना, जैसे अगर अपन बात करें प्री स्टार्टर 1 से 11 दिन तक खिलाया जाता है, स्टार्टर 11 से 21 दिन तक खिलाया जाता है और फिनिशर जो रहता है वो 22 से लेके बाज़ार में बेचने की अवस्था है। तो इस सारे दाने का प्रबंधन किसान भाई जब हमारा लॉट डालना शुरू करते हैं सारी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन बरसात में क्या रहता है कि वो दाने की अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो उस प्रॉपर स्टोरेज न रहने के कारण वातावरण की जो नमी है वो दाना सूखने लगता है, कहीं से थोड़ा बहुत पानी भी लीकेज है तो वो भी सूखता है। तो उसके कारण क्या रहता है कि दाने में एफ्लाटॉक्सिन नामक एक फंगस की ग्रोथ हो जाती है और एफ्लाटॉक्सिन जो फंगस ऐसा रहता है कि उससे कई प्रकार के टॉक्सिन रिलीज होते हैं, वो दाने में आते हैं और दाने के माध्यम से मुर्गी के शरीर में जाते हैं। ये जो एफ्लाटॉक्सिन है इसमें कई प्रकार के विषैले, एक मान लें कई प्रकार का विषैला जहर रहता है, जिसके कारण मुर्गी के जो बढ़वार की दर है या जो ब्रॉयलर की ग्रोथ रेट है वो प्रभावित हो जाती है। कई बार जब उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो मात्रा के कारण क्या होता है हमारी मुर्गियों में मृत्यु हो जाती है। कई बार क्या रहता है कि अगर अंडे वाली मुर्गियां तो एग उत्पादन या अंडे का उत्पादन कम हो जाता है और देसी मुर्गियां तो उनमें बढ़वार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। कुल मिला के किसान को आर्थिक रूप से नुकसान होता है। दाना खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना सुबह शाम के समय खिलाएं, साथ ही पीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी दें और साथ ही पानी में विटामिन भी देते रहें। इसके अलावा मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए दाना और पानी देने वाले बर्तनों की समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। मुर्गियों में बरसात के समय बीमारियां अधिक आती हैं, जिनकी रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालकों को नहीं होती तथा उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करवाएं, ये जानकारी मुर्गी पालकों को होना बहुत ही जरूरी है। टीकाकरण की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से ब्रॉयलर अगर किसानों की बात करें तो 2 ही बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। सबसे पहली है रानीखेत या न्यूकास्टल डिसीज है। इसका टीकाकरण अपन 7 दिन में करते हैं। 7 दिन में करने के बाद में इसको अपन आँख में या नाक में 1 ड्रॉप बूंद डाल के करते हैं। दूसरा इसका 12-13 दिन पे अपन गम्बोरो या इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज का टीकाकरण करते हैं। इसका टीकाकरण भी आँख या नाक में 1 बूंद डाल के करते हैं। उसके बाद में इसका बूस्टर डोज लगता है। पहला बूस्टर डोज रानीखेत का अपना 17-18 दिन में लगेगा और गम्बोरो डिसीज़ का 24-25 दिन में बूस्टर डोज लगेगा। बूस्टर डोज की जो वैक्सीन है वो पीने के पानी में मिला के अपन मुर्गियों की संख्या के अनुसार देते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दीपपुरा जिला सीकर के किसान विनीत यादव ने। आप पशुओं के लिए स्वच्छ जल के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो विनीत यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राजस्थान राज्य में खेती के साथ साथ पशुपालन किसान की आय का एक मुख्य साधन है और पशुओं के लिए आहार के साथ पानी का बहुत महत्व होता है। और पानी की जब बात आती है तो पानी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छी सेहत का ये है राज, साफ सुथरा जल सबको मिले, करो प्रण आज। जब ना होगा पीने योग्य नीर, तब सब करेंगे विचार गंभीर। यह स्लोगन पानी के अनिवार्यता बताने के लिए काफी है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरी पशुओं की, जिनसे हमारे किसान भाई आशा तो करते हैं कि वो रोज बाल्टी भरकर दूध दें, लेकिन अक्सर हमारे कुछ किसान भाई पशुओं को किसी भी तरह का पानी पिला देते हैं, जिससे उनके पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है।
पशुपालक भाइयों, आज आप देख सकते हैं कि ये 200 लीटर की पानी की टंकी है, जिसमें एक टंकी में हमने पुताई कर रखी है और इसमें चूना डाल रखा है। 200 लीटर में 2 किलो चूने की आवश्यकता होती है। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमने पुताई नहीं कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने कीड़े, लार्वा और एलगी आई हुई है, जिससे पानी पूरा गंदा हो रखा है। तो इस प्रकार से मोस्टली पशुपालक या अपनी खेलों में इस तरह का पानी रहता हो तो पशु के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसान भाइयों, हमारे पशुपालक अपने पशुओं को जो पानी उनके पास उपलब्ध रहता है उसे ही पिलाने में काम में लाते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के कीड़े रहते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं और पशुओं में कई तरह के रोगों को फैलाते हैं। इस तरह का गंदा पानी पीने से पशुओं के पेट में कीड़े चले जाते हैं, जिनकी वजह से कम 20 से 25% आहार को ये कीड़े खाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पशु का जहाँ 10 लीटर दूध उत्पादन देता है वहाँ 7 लीटर के आसपास ही दूध उत्पादन देता है। तो पशु को चारे में भी नुकसान हो रहा है और उसको दूध उत्पादन में भी नुकसान हो रहा है और पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। पशुपालक भाइयों, आप अपने डेयरी व्यवसाय को सफल तभी बना सकते हैं जब आप पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ उनको स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं, ताकि आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या ना आए और पशुओं का दूध उत्पादन बना रहे। तो पशुपालक अपनी खेल में चूने से पुताई करे और पुताई करने के बाद में उसमें 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 किलो चूना डाल दे और चूने को आराम से किसी की सहायता से उसको घोल दे, या अपने जो पानी पिलाते हैं बाल्टी में भी कुछ मात्रा में चूना डालकर अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं। और जब पशु पानी पी लेगा तो पानी पीने के बाद में सभी पशुओं को कैल्शियम की पूर्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार से उनके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों,
कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। 15 languages.